लापरवाही है। धन्यवाद। 280 श्री जय भगवान जी। श्री भूपेंद्र सिंह जून जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बिजवासन विधानसभा में 5 वार्ड्स हैं और उन 5 वार्ड्स में इलीगल कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी 35, गांव पड़ते हैं 13 और जे क्लस्टर्स पड़ते हैं 14। डीडीए की पॉकेट्स वो 5 है और सोसाइटीज ग्रुप हाउसिंग की 19 है। सर, इतने वास्ट एरिया में इतनी पॉपुलेशन में मोहल्ला क्लिनिक है सिर्फ 2, और उन 2 में से भी एक नॉन फंक्शनल है क्योंकि वो रेंटेड अकोमोडेशन में चल रहा था। लैंडलॉर्ड ने जो है कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट के आदेश पे वो उनको एविक्ट करना पड़ा और वो जो मोहल्ला क्लिनिक डंप हो गया। तो सही मायने में आज एक मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है। एक मोहल्ला क्लिनिक कापाखेड़ा में कोरोना से पहले बन के तैयार हो गया, लेकिन वो आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। कई बार मैंने चिट्ठियां भी लिखी। हेल्थ डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों उस मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट को फेल करने पे तुला हुआ है। मंत्री जी से पर्सनली भी रिक्वेस्ट की, लेटर भी लिखे, उन्होंने लेटर्स को मार्क कर दिया सेक्रेटरी हेल्थ को। सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको डंप कर देते हैं। तो सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में और एक मोहल्ला क्लिनिक आज फंक्शन है, और मोहल्ला क्लिनिक गरीब आदमियों के लिए एक आशा की किरण है। फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, फ्री टेस्टिंग हो रही है, फ्री जो है मेडिसिन मिलती हैं। अगर इतने एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक क्या करेगा? कई बार साइट दिखाई, उसमें गोलमोल जवाब आ जाता है कि फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी नहीं है, इसका कोई रीजन तो होगा सर, बताएं तो सही कि फिजिबिलिटी क्यों नहीं है। अगर स्पेस सुटेबल नहीं, हम दूसरा स्पेस देंगे। पीडब्ल्यूडी की लैंड पड़ी है, जल बोर्ड की लैंड पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लें और इनके फैमिली, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको पुल अप करें कि भाई एक मोहल्ला क्लिनिक में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसे चलेगा। ऐसा लगता है सर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट को बर्बाद करने पर तुले हुए। तो मेरा यही प्रार्थना है कि इस पे इमीडिएटली गौर किया जाए और एक ज्यादा से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बिजवासन विधानसभा में एस्टेब्लिश किए जाए। थैंक यू सर। श्री विशेष रवि जी। धन्यवाद सर। सर, मैं दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं उसमें उनको जो पेंशन से संबंधित दिक्कत आ रही है उसको आपके समक्ष चाहता हूं रखना। सर, दिल्ली के अंदर जो पेंशन सिस्टम है, अगर हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो उसमें एक शेयर है जो दिल्ली गवर्नमेंट को पे करना होता है और उसमें एक छोटा सा शेयर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये पिछले कुछ महीनों से या अब तो साल लगभग होने वाला है कि हर महीने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर आता है पेंशन का, वो समय से नहीं आता है और इतना लेट हो जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो अपनी पेंशन की जो है वो बाट देखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, वो हमारे ऑफिस में चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उनको कोई जवाब जो है देने के लिए नहीं होता है। अगर आप इस महीने की बात करें तो इस महीने में दिल्ली के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 70+ के ऊपर हैं, सेंटर का जो शेयर है सर, उसमें जो ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो 70+ वाले लोग हैं। आज भी इस महीने भी दिल्ली की किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70+ के जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं आई है। आज 19 तारीख हो गई है। पेंशन का समय जो है वो 5 से 10 तारीख के बीच में होता है। हम सब जानते हैं कि जितने बुजुर्ग हैं, जो खासतौर पर जो है वो ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, वो पूरी तरह जो है वो पेंशन पे जो है आने वाली जो अमाउंट है उसी पे जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे दवाई लेनी हो, चाहे कहीं जाना हो, कहीं कुछ और काम करना हो, सब कुछ उनका पेंशन पे आधारित होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है, जैसा मैंने कहा कि हर महीने का ये हो गया है कि पेंशन को जो है वो रिलीज नहीं करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट परसू करती रहती है, समाज कल्याण विभाग जो है चिट्ठियां लिखता रहता है, बात करता रहता है, लेकिन वो जो है समय से जो है पेंशन रिलीज नहीं करते और जब करते हैं तो इतना लेट हो जाता है कि बुजुर्ग जो है वो चक्कर काट काट के हमारे कार्यालयों के अंदर जो है परेशान हो जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना जो काम है, अपना जो धर्म है, जो बुजुर्ग जो जिनको पेंशन देनी है उसको जो है ठीक से निभाए और पेंशन जो है हर महीने जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री मदन लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की नीति कि हर घर को मिले 200 यूनिट फ्री को अब डीरेल करने के लिए, या मैं कहूं
इस सुविधा का लाभ लोगों को न मिले, इसके लिए अब एक नया कानून बनाना शुरू कर दिया है। जब भी कोई नया कनेक्शन अप्लाई करता है तो अब बीएसईएस के अधिकारी उससे उस पर्टिकुलर जगह की या तो सेल डीड की कॉपी मांगने लगे हैं और साथ के साथ वहां का आधार कार्ड मांगने लगे। गांवों की प्रॉपर्टी जो पहले ग्राउंड फ्लोर पे थी, फिर फर्स्ट फ्लोर बनी, सेकंड फ्लोर बनी, अब उनकी अलग अलग स्टेज सेल डीड तो हो नहीं सकती। एक प्लॉट की सेल डीड होगी। जहां कहीं और कॉलोनीज हैं उनका भी सेम स्टेटस है। जिस समय सेल डीड हुई उस समय उस मकान का स्टेटस शायद 1 फ्लोर का था या 2 फ्लोर का रहा होगा, पर वो 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का तो नहीं हुआ, हालांकि सरकार ने परमिशन दे रखी है। ऐसे में अगर बिजली का किसी को नया कनेक्शन चाहिए तो बिजली के अधिकारी जानबूझकर तंग करने के लिए कि उनको उस सुविधा का लाभ न मिले या चोर दरवाजे से मिले, क्योंकि आदमी जब दुखी होगा तो चोर दरवाजा ढूंढेगा। तो बीएसईएस के अधिकारियों ने अब एक नया कानून बनाना शुरू कर दिया है अपनी मर्जी से, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे बिजली चाहिए, सेकंड फ्लोर पे बिजली चाहिए, थर्ड फ्लोर पे चाहिए, तो आपको सेल डीड की कॉपी दिखानी पड़ेगी। अब ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि उसका संज्ञान ले और बिजली के अधिकारियों को डायरेक्शंस इश्यू करें कि इस तरह लोगों को तंग ना करें। क्योंकि अगर हमने जांच पड़ताल करवाई, जो हम नहीं करा सकते, मंत्री महोदय करा सकते हैं, तो पता चलेगा कि बहुत सारी जगह तो बिजली लग रही है, पर जहां लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वहां लोगों को अनाप शनाप तरीके से तंग किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी मान गए हैं, मुझे लगता है इस समस्या का समाधान होगा और लोगों को, हमारी नजर में तो हमारे 3 माननीय मंत्री बैठे हैं, हमारी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी। हाँ, सौरभ नहीं, मुझे, मैं सबको समझ रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष महोदय को समझ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ये बहुत समस्या मुझे लगता है और कई जगह आ रही होगी, लोगों को नहीं पता चलता है। कई बार हमसे लोग आते हैं, हम बात करते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि चलती चलती बिल्डिंग, जो बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई है, 10-10 कनेक्शन दे दिए। कहाँ है तो कह रहे जी अधिकारी है, वो जो लगाने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, देखेंगे। पता नहीं वो कब देखेंगे, कब लेंगे। पर जो साधारण लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो माननीय केजरीवाल जी के सिपाही हैं, लोग उनमें आस्था रखते हैं, जो रिश्वत का सहारा नहीं लेना चाहते, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत सारे लोगों की यह समस्या होगी और मंत्री महोदय हमारी बात को, ये बहुत ज्यादा, और कई बार तो कई आईडी लेने के बाद भी, कई बार कई शर्तें पूरी करने के बाद भी वो कनेक्शन नहीं दे रहे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारी इस बात को सरकार ध्यान से सुन के एक्शन लेगी। थैंक यू। श्री महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष जी, पिछले काफी समय से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर काफी समस्याएं आ रही हैं। क्षेत्र की समस्या के लिए जहां पे सीवर लाइनें डली हुई हैं, उनकी साफ सफाई के लिए पहले सुपर सर्कर गाड़ी, रिसाइकल और जोड़ा गाड़ी मिलती थी, लेकिन काफी समय से हमारे क्षेत्र के लिए कोई टेंडर नहीं हो पा रहा है, हमें कोई गाड़ियां नहीं मिल पा रही है, जिससे कि सीवरों की सफाई नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से ये समस्या ज्यादातर अब दिल्ली के काफी एरिया के अंदर भी ये आई हुई है। और सफाई के लिए कर्मचारी मिलते थे दिल्ली जल बोर्ड को, काम करने के लिए मिलते थे। कहीं पे कोई पाइपलाइन टूट जाती थी तो उसके लिए कर्मचारी मिलते थे, कहीं पे कोई सीवर लाइन के दिक्कत आ जाती थी तो उसकी सफाई के लिए मिलते थे। लेकिन काफी समय से दिल्ली की व्यवस्थाओं का बिल्कुल नाश करने का ठेका ले रखा है इस टाइम में। मैं तो माननीय जल मंत्री से, वाइस चेयरमैन साहब से एक ये रिक्वेस्ट करता हूं, दिल्ली में आप कहीं दे या न दे, लेकिन मेरी रिठाड़ा विधानसभा के लिए
सुपर सर्कल गाड़ी का, जोड़ा गाड़ी का इंतजाम जरूर करवा दें, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की समस्या को उठा रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं देश सभी को, मैं तो सभी पूरी दिल्ली के लिए बोला है। लोगों के घरों के अंदर सीवर का पानी बैक मारने लगा है, गलियों के अंदर लैट्रिन बह रही है, बीमारी फैल रही है। ब्याह शादी तो किसी को करने की बहुत दूर की बात है, इस समय में किसी के बुलावे पे या मौत के ऊपर भी गलियों के अंदर जाड़े में आदमी हिचकता है, ऐसी पोजीशन आ गई है। चलिए महेंद्र जी, हो गया। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे क्षेत्र की जनता की तरफ से यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी को, वाइस चेयरमैन साहब को आदेश दे कि मेरे क्षेत्र के लिए सुपर सर्कल गाड़ी का, जोड़ा गाड़ी का इंतजाम करें और काम करने के लिए लेबर भी प्रोवाइड करवाए। पहले बहुत काम होते थे, सरकार ने बहुत काम किए, लोग हम पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए काम के लिए मतलब हमें 3-3 बार यहां पे विधानसभा के अंदर सरकार बनाने का काम किया लोगों ने। कमी तो कहीं ना कहीं ऊपर से होगी। हम तो कह रहे हैं, हम ये 280 के तहत कर रहा हूं, अगले मौके के ऊपर बोल लूंगा। आपसे 105 गलियों के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है, आज तक टेंडर नहीं हुआ। महेंद्र जी, जो विषय उसी पे बोलिए। मैं उसी के ऊपर मैंने वही कहा माननीय चेयरमैन साहब से, बहस का विषय तो बस यही है मेरा कि मेरे क्षेत्र के लिए ये जोड़ा गाड़ी सुपर सर्कल आप प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पूरी दिल्ली के लिए करवा दोगे तो पूरी दिल्ली की जनता आपका धन्यवाद करेगी, क्योंकि आप हमारे माई बाप हैं, अध्यक्ष हैं इस विधानसभा के। आप माननीय मंत्री जी को दे दो आदेश। जय हिंद। महेंद्र जी ने जो परेशानी रखी है, जहां तक muझे जानकारी है, सभी विधायकों के क्षेत्र में परेशानी है। एक सेकंड भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जल बोर्ड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे, माने मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था। बैठ जाइए महेंद्र जी, नहीं बैठ जाइए, अब कुछ नहीं प्लीज। और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार गई, आदेश के बावजूद भी अभी तक आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया, उसके बावजूद भी पैसा आज तक रिलीज नहीं हुआ। इसलिए जल बोर्ड का भट्ठा बैठा पड़ा है, काम बंद। ये जानकारी के लिए, मैं कोई इसमें सफाई नहीं दे रहा हूं, हमारी जानकारी के लिए स्थिति मैंने आपको बताई है। श्री अब्दुल रहमान जी, चलिए अब्दुल रहमान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद, आपने मुझे एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर को उठाने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक बार इस मुद्दे को उठाया था आपके समक्ष। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में एक गांधी कोएड नाम का स्कूल है अध्यक्ष महोदय, जिसकी स्कूल आईडी है 11052449। अध्यक्ष महोदय, ये स्कूल ब्रह्मपुरी में स्थित है। इसे सरकार ने टेक ओवर कर लिया और करने के बाद इसको नई बिल्डिंग बनाने का आदेश कर दिया गया। चूंकि बिल्डिंग बड़ी झरझर थी, इसकी बिल्कुल कमरे की छत गिर रही थी, तो 3 साल पहले इसका टेंडर हो गया। टेंडर 24 करोड़ रुपए का हुआ, 100 कमरे इसमें बनाए जाने थे, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी वो बन ना सका, क्योंकि इसमें 36 पेड़ थे और पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करना था। अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल में 4000 बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल को स्थानांतरित करके दूसरे स्कूल एक सीलमपुर के अंदर पीली बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया। 3 साल हो गए, वो टेंडर लैप्स हुआ। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपनी समस्या को भी रखा। उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस स्कूल को बनाया जाए। तो इसका रीडिजाइन हुआ और रीडिजाइन होकर रीटेंडर हुआ।
रीटेंडर होने के बाद अब से लगभग 8 महीने पहले ये कह दिया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय 4000 से घटकर 534 बच्चे रह गए केवल उस स्कूल में। और अध्यक्ष महोदय आज तक उस स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ और वो स्कूल इसी तरह पड़ा हुआ है। तो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि उस स्कूल का जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके ताकि बच्चे वहां आसानी से आ सकें और पढ़ाई कर सकें अपनी पूरी। अध्यक्ष महोदय एक और स्कूल का ही मैटर है मेरा, उसके भी मंत्री महोदय ने अपने संज्ञान में लिया, लेकिन वो अभी तक पता नहीं अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग थी या अधिकारी सुन नहीं रहे। स्कूल का नाम है CR दास स्कूल सीलमपुर। 110502 उसकी स्कूल आईडी है। अध्यक्ष महोदय सन 1974 में ये स्कूल बना और आज इसकी हालत ये हो गई है कि बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग है, प्लास्टर गिर जाता है, कभी जो है वो स्कूल चूने लगता है बरसात में, बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय सालाना इस पर मेंटेनेंस के नाम पर PWD करोड़ों रुपया खर्च कर देती है, लेकिन आज तक इसकी सुधार नहीं हो पाया है। मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस स्कूल की भी नई बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि वहां भी बच्चे आसानी से पढ़ सकें। बस मैं यही 2 रिक्वेस्ट करना चाहता था अध्यक्ष महोदय, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान रामवीर सिंह बिदड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ध्यान DTC में कार्य कर रहे हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर, दिल्ली के स्कूल्स में लगभग जो 20,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर, आशा वर्कर्स की ओर, होम गार्ड के कर्मचारियों की ओर और DTC से जो मार्शल्स हटा दिए गए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरंतर ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मिलते हैं, मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं, मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करे और DTC के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है, अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं और वो फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से, क्योंकि यह ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने इस संबंध में कोई कदम उठाया भी है, लेकिन समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन और उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं यही बातें आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे अन्य ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनकी
इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, हमारा पूरा सदन, पूरी सरकार, सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करने पक्का करने को तैयार है, सबसे इसको ओके करवाएंगे। क्या बीजेपी इसमें साथ देगी? ये वादा करे कि बीजेपी साथ दे इसमें और सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करवाए। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी तरह ठेकेदारी प्रथा के समर्थन में नहीं है, उसको खत्म करना चाहती है। मुझे आज भी याद है माननीय मुख्यमंत्री जी का आधे से ज्यादा भाषण छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 15 अगस्त के दिन का भाषण है। उन्हें आधे से ज्यादा भाषण इस पे था, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और वो पक्का करना चाहते हैं। कुछ टीचरों को पक्का करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया, इनके एलजी ने साथ नहीं दिया। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन इसका वादा करेंगे कि उनको पक्का कराने में साथ देंगे? एलजी इनके हैं, ये पक्का कराने का वादा करें, हम इनके साथ हैं। मैं इसको प्रस्ताव को ला रहा हूं, मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूं कि उनको पक्का करने के लिए सरकार तैयार है, पूरा सदन तैयार है। पूछ लीजिए सारे सदस्यों से, एक भी सदस्य इसके खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि सारे कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। क्या ये तैयार है? ये वादा करें सबके सामने। धन्यवाद। बैठिए। उन्होंने छीना अवैध तरीके से, सुप्रीम कोर्ट से सर्विस डिपार्टमेंट मिला था, इन्होंने अवैध तरीके से संसद में बिल लाके छीन लिया। गौतम जी, और आज सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है तो वादा करें, करवाए पक्का। गौतम जी एक सेकंड, तो इनको मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ कह रहा हूं। गौतम जी, एक राइटिंग में मैं आग्रह कर रहा हूं, एक राइटिंग में प्रस्ताव दीजिए, उस पर चर्चा करवा देंगे। एक राइटिंग में प्रस्ताव दीजिए। मैंने बोल दिया, मैं बोल रहा हूं, यही बात बोल रहा हूं। हाँ माननीय मंत्री, एक छोटी सी बात, क्योंकि यहाँ पे ये मामला उठा है, तो सरकार की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो कई हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 14,500, क्योंकि मैं नंबर नहीं जानता इसलिए मैं उसको बहुत स्पेसिफिक नहीं कहना चाहता, कई हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शल की तरह हमारे यहाँ काम कर रहे थे और बड़े अच्छा काम कर रहे थे। और जिस तरीके से उनको निकाला गया है, ये सदन उस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता है और प्रस्ताव पास करना चाहता है। तो आपसे हम लोग मिलेंगे, तो आप हमें समय दीजिएगा। मेरी विदुड़ी जी से सिर्फ गर्भद निवेदन ये रहेगा कि आप ठोस इसके लिए अपनी तरफ से जो है तैयारी करके आइएगा और बताइएगा कि आप अपने एलजी साहब से इस विषय में क्या करा सकते हैं जो हमसे सरकार द्वारा कराया जा सकता है। आप वो बात बोल दीजिएगा इस सदन में कि ये काम सरकार कर दे और हम बोल देंगे ये काम आपके एलजी कर दे। आप तैयार हो, हम तैयार हो, हजारों बच्चे वापस आ जाएंगे। आप एक समय रख दीजिएगा। नहीं, मैंने बोला ना प्रस्ताव आ जाएगा, फिर चर्चा करवाएंगे। नहीं, मंत्री जी ने उत्तर दिया ना, आपने अपनी बात रखी। मंत्री को अधिकार है, ये चर्चा का नहीं है। 280 पे चर्चा नहीं होती। आपकी चर्चा होगी, चर्चा पे देखिए उन्होंने कहा मैं प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस वक्त बिजली जी ठोस जवाब तैयारी करके आए, ठोस जवाब दें। हम अपनी बात पूरी करेंगे, बिजली जी अपनी बात पूरी करेंगे। आज उत्तर नहीं मांगा, आपकी बात का 280 का उन्होंने उत्तर दिया है। उसको एक एक शब्दों को, बिजली जी आप बहुत शालीन आदमी हैं, इस पर चर्चा करेंगे सारा सदन का। तो कोई बात नहीं, उस पर प्रस्ताव आएगा, चर्चा करवाऊंगा। वही भावना उन्होंने व्यक्त की। उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट है और उसमें जिस तरह का सहयोग हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन से आप उम्मीद करते हो, मेरा सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। चलिए, श्री अजय दत्त जी। जगमोहन जी आ गए क्या? धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अंबेडकर नगर में काफी समय से एमबी रोड से होती हुई एक मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है।
ऑलमोस्ट इसको 5 साल हो गए हैं और ये निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से रेंग रहा है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ जाम लगे रहते हैं, घंटों जाम होते हैं। आए दिन यहाँ पर खानपुर देवली रोड के जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासी परेशान रहते हैं, उनके बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। और जब बरसात का समय आता है तो वहाँ सारे नाले भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है और आरपीए से कॉलोनियों में पूरा पानी और मल जमा हो जाता है। इसके लिए मैंने कई बार मेट्रो को लिखा, मेट्रो के अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब गर्मी का समय आता जा रहा है, कई बार तो ऐसा देखने में आया कि बच्चे, स्कूल के बच्चे एक एक डेढ़ घंटे तक जाम में खड़े हुए हैं और कई बच्चे बेहोश हो गए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि जाम की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है और लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मेट्रो ने जो गांव के आसपास की जमीन थी, वहां कुछ झुग्गियां भी थी, उनको तोड़ दिया, लेकिन झुग्गी वालों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया। बंजारा कैंप की झुग्गियां हैं, मैंने इस पे डूसिब से बात की तो पहले मेट्रो ने वो डूसिब को भेज दिया, फिर डूसिब ने मेट्रो को भेज दिया, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। और जिन लोगों की झुग्गियां टूटी है वो आज भी बेचारे बेघर घूम रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से डूसिब को और मेट्रो को ये कहना चाहता हूं कि उनका मुआवजा जल्दी दिया जाए, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी आपने झुग्गियां तोड़ी है, जिनकी छोटी मोटी दुकानें तोड़ी हैं। कानपुर गांव के बहुत सारे लोग जिनके घर इस मेट्रो लाइन में आ रहे हैं, वो काफी समय से मेट्रो से बातचीत कर रहे हैं। कानपुर गांव के लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और उनको जो मुआवजा देने के लिए मेट्रो कह रही है वो भी औने पौने दाम पे। अध्यक्ष जी, जो कानपुर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीनें हैं, उन जमीनों का मुआवजा आज के रेट पे, सर्कल रेट से भी ज्यादा कम वहां है, तो उनको जो बेस्ट मुआवजा वो दिया जाए। और ये खानपुर गांव से होती हुई, एमबी रोड से होती हुई जो मेट्रो लाइन है, इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि अब ये देखने में आया है दिल्ली के अंदर पहले जो काम 2 साल का इनका प्रोजेक्ट होता था वो 2.5 साल में हो जाता था। अब 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल में भी मुझे लग रहा है ये नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरे खानपुर एमबी रोड पे बदरपुर से लेकर महरौली तक इतना जाम लगता है, 2-2, 2.5 घंटे लोगों को सफर करना पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी है मेट्रो की। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप मेट्रो के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दें कि भाई उस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि जो पैसा दिल्ली सरकार को देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। वो केंद्र सरकार का पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन इनकी वजह से जो ये जितने भी हमारे खानपुर गांव के एमबी रोड के, तुगलकाबाद के हमारे विधायक बैठे हैं, देवली के विधायक बैठे हैं, सब के पूरी की पूरी ये जो एमबी रोड के व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेट्रो से कहें कि खानपुर गांव के लोगों का मुआवजा टाइम पे दे दें और जो झुग्गियां उन्होंने तोड़ी हैं वो उनका मुआवजा टाइम पे दे दें और ये काम को जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे आरपीएस में पानी ना भरा जाए, आरपीएस कॉलोनी में पानी ना भरे और जल्दी लोगों को सुविधा मिले। आपने मुझे मेरे क्षेत्र के मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कादियांश। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में 2 झुग्गियां हैं, किरबी प्लेस और ब्रासकेर। और अध्यक्ष महोदय, उन दोनों ही झुग्गियों में पिछले लगभग 25 वर्षों से बिजली नहीं है और न ही कोई पानी की व्यवस्था है। इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका हूं और पत्र भी कई बार लिख चुका हूं अध्यक्ष महोदय कि वो झुग्गीवासी बिना बिजली के और बिना पानी के जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित हैं। और अभी गर्मी आ जाएगी अध्यक्ष महोदय, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है जब 44-45 डिग्री टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में बिना बिजली के रहना बुजुर्गों को, बच्चों को, बीमारों को तो बड़ा दिक्कत का काम होता है। आए दिन ये यूट्यूबर घूमते रहते हैं, वो भी इसी चीज को उठाते हैं कि देखो जी आपके यहाँ पे क्या काम कर दिया, आप तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि वहां पे एनओसी नहीं मिलती,
हमने पहले भी इस मुद्दे को सरकार के माध्यम से पहुंचाया, परंतु उन झुग्गी वासियों का अभी तक कोई भला नहीं हुआ है। दूसरा अध्यक्ष महोदय कि किरबी प्लेस के जो लोग हैं, उन झुग्गी वासियों से 2010 में लगभग जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय पे झुग्गी के बदले मकान देने के लिए कुछ पैसे जमा कराए थे और लगभग 14 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, उनको कोई न तो मकान मिला है और न ही उनके पैसे का कोई हिसाब किताब अब तक पता चल पाया है। दूसरी द्वारा पैसे लिए गए थे अध्यक्ष महोदय, तो उनको एक तो ये बताया जाए कि जो आपके पैसे जमा हैं उनके बदले उनको मकान या प्लॉट कब दिए जाएंगे। और एक और मुख्य बात यह अध्यक्ष महोदय, बरार्स के झुग्गी है जहां पे रिंग रोड के पास में, नैना रिंग रोड के पास, उसके लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वहां पे एक ट्यूबवेल लगा दिया जाए, ताकि उन झुग्गी वासियों को कम से कम, हमारे पीडब्ल्यूडी लैंड पे अगर हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो पानी की सप्लाई होने से उनको पानी की कम से कम सुविधा प्राप्त हो सके। तो इस मुद्दे को भी जल बोर्ड अधिकारियों से और वाइस जो चेयरमैन है जल बोर्ड के, उनको भी मैं कह चुका हूं, मंत्री जी को भी कह चुका हूं, बार बार कहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक ट्यूबवेल की जरूरत है, सख्त जरूरत है, ताकि गर्मियों में पानी की समस्या निदान पा सके। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने गोकलपुर की एक गंभीर समस्या पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 10 साल से लगातार ये समस्या सदन की ओर का भी ध्यान गोकलपुर विधानसभा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में करीब हर्षविहार वार्ड में 25 एकड़ जमीन है। जिस जमीन में वहां पूरी कॉलोनी का पानी जल भराव हो जाता है और जल भराव होने की वजह से वहां पर अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वहां पीछे अभी मैं उधर गया था, उसके आसपास के एरिया में करीब 25 व्यक्तियों के डेंगू थे, हो गया, मलेरिया हो गया, तमाम बीमारियों से लोग ग्रस्त रहे। मैं कई बार वहां डीएम से भी मैं मिला, एसडीएम से भी मिला, उनके साथ मीटिंग करी, अपने सिटी कमिश्नर से भी मीटिंग करी, डीसी से भी मीटिंग करी। इसके बावजूद नगर निगम के पास जाते हैं तो डीसी हाथ उठाता ही मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, मेरे अधिकार का नहीं है। डीएम के पास जाते हैं, डीएम भी मना कर देता है। कमिश्नर ने तो बिल्कुल हाथ उठा दिया कि हमारे यानोथाई कॉलोनी हमारे पास नहीं आती है। तो कई बार मिलने के बाद भी अधिकारियों के तमाम, कई बार उनको लेटर भी लिखा, उनके पास गया भी, लेकिन इस समस्या से निजात माननीय अध्यक्ष जी नहीं मिली है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और ये दिल्ली सरकार को जमीन पीछे अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन वो कोर्ट में जाने की वजह से वो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के 50,000 जनता क्षेत्र में रहती है और सब इस पानी से जल भराव से सब ग्रसित है, सब परेशान है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली कमिश्नर या डीएम्स को आप आदेश करें, इस समस्या से वो क्षेत्र के लोगों को मुक्ति मिले। तो आपसे मेरा बार बार यही विनती है कि मैं करीब 2 साल से लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को बार बार अधिकारियों के पास गया, लेकिन अब तक उससे निजात नहीं मिली। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि 25 एकड़ यानी कि 100 बीघे 100 बीघे जमीन है, वो चार तरफ से गिरी है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो तमाम वहाँ सांप भी निकले हैं, कीड़े मकोड़े भी काफी निकल जाते हैं वहां से, कई बार तो सांप निकल कर घरों में घुस गए हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस समस्या से क्षेत्र को आप निजात दिलाने की या मुक्ति दिलाने की कृपा करें। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत। जय भगवान जी। महोदय जी, आपने 280 पे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं सदन का ध्यान और आपका ध्यान बवाना विधानसभा की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा जीओसी बुध विहार की मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि वहां पर हमारे सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ मेरे ब्लॉक हैं JNQ ब्लॉक, उनके अंदर करीब 18 गलियां जिनमें सीवर लाइन नहीं डाली गई है
और ग्राम सभा पूटकला के अंदर 48 गलियों के अंदर सीवर लाइनें डाली गई है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है अध्यक्ष महोदय। फिर दूसरा जीओसी जो मेरी बेगमपुर है उसके अंदर जो लेफ्ट आउट पोर्शन है उसको लेकर के हमने जो फाइल पास कराई थी, लेकिन जो एजेंसी है उसने काम स्टार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से काम में काफी देरी हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। तो वहां पर उस कार्य को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। दूसरा, एजेंसी के द्वारा रेस्टोरेशन का जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी कराया जाए। तीसरा अध्यक्ष महोदय, मेरे सेक्टर 26 फेज 4 में एक छोटा सा पार्ट है मेरा सेक्टर 26 फेज 4, उसके अंदर सीवर का कार्य स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि अलग से इसका प्रपोजल बनेगा। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं कई बार लिख कर दे चुका हूं, तो उसमें भी इसी जो ऑन गोइंग वर्क है इसी के अंदर काम चालू करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे 4-5 प्रोजेक्ट है मेरे, पंजाब कोट, बाजीतपुर, सलापुर माजरा और चंदी और नया बांसवा। इनके अंदर ना टेंडर स्टेज पर थे सारे काम, और यहाँ पर टेंडर लग के काम स्टार्ट होना था, जिसकी वजह से हमने कई जगह पर गलियां भी नहीं बनाई थी रोडों पे, और पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से इनके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। तो इनके टेंडर जल्दी से जल्दी हो जाएं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, एक बवाना WTP से कुतुबगढ़ UGR तक एक 700 mm की एक लाइन जानी है, जिसकी वजह से अभी, क्योंकि हमने वो रोड बनाया था अभी बवाना से लेकर उचंदी तक, वो सारा रोड बार बार टूट रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो लाइन है पिछले 30-35 साल पुरानी है, उस लाइन को जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। अध्यक्ष महोदय, लास्ट है मेरा सेक्टर 23 UGR और सेक्टर 29 और सेक्टर 36। अभी सेक्टर 29 और सेक्टर 23 के अंदर UGR के अंदर हमें कम से कम 15 MGD पानी की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो मेरा जो इलाका है इसके अंदर पिछले 10 सालों के अंदर काफी पॉपुलेशन बढ़ी है, काफी काम हुआ है, मतलब। और अध्यक्ष महोदय, दूसरा, क्योंकि पानी की जो एलोकेशन है पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं वहां पर, और काफी तादाद में मकान भी बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और एक करीब सेक्टर 36 के अंदर हमने एक UGR लिया है, जिसके अंदर 5 MTD की जरूरत है पानी की, क्योंकि मेरे जो इलाके नवीन बिहार और राजीव नगर एक्सटेंशन, उसके अंदर मैंने पानी की लाइन डाली है, लेकिन पानी ना होने की वजह से मैं उनको पानी नहीं दे पा रहा हूं पिछले 2 सालों से। तो मेरा निवेदन है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, इस पर इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि काफी परेशानी है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे बोलने को मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब आज रामवीर सिंह जी भदौड़ी बोल रहे थे, चूंकि इसी से कनेक्टेड है वो, तो ये दोनों तरफ से चलते हैं, पहले काम रोकते हैं और उसके ऊपर फिर ये हमारी निंदा करना चाहते हैं। उसी का एक मैं आज आपके सामने उदाहरण रखूंगा। जब दिल्ली में MCD के अंदर आम आदमी पार्टी को जनता लेके आई, तो बहुत उम्मीदें बंधी हुई थी। उसमें एक उम्मीद थी कि सारी दिल्ली की सड़कें, गलियां, नालियां सब बन जाएंगी। माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो एक फंड हमें मिला था, मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना, जिसके तहत दिल्ली के सारे विधायकों ने, सारे पार्षदों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट सड़कों की, गलियों की पूरी करने के लिए लगा दी। ये फंड एक्सक्लूसिव इस पर्पस के लिए था कि दिल्ली की सड़कें बन सके, दिल्ली गलियां बन सकें, लेकिन इस भाव से कि अगर दिल्ली में सड़कें और गलियां बन गई तो MCD के अंदर आम आदमी पार्टी का नाम हो जाएगा। मैं सारे विधायकों को ध्यान चाहता हूं इसके ऊपर। अब MSPY जो योजना थी, जिसमें 300 करोड़ रुपया इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था कि सारे विधायकगण अपने अपने गलियों का, सड़कों का लेखा जोखा लगाएं और उसको पूरी करवाएं। अब जनता बड़ी भोली भाली होती है, तो जनता को हमने यही कहा था कि MCD में हमें ला दो, हम सारी गलियां बना देंगे, सारी सड़कें बना देंगे। ऐसी ऐसी गलियां थी, ऐसी ऐसी सड़कें थी जो 15-20 साल से नहीं बने। भाजपा 15 साल से MCD के अंदर थी, कोई सड़क ना बना पाई। तो ये जो उम्मीदें जनता की थी, अब ये जो पूरी होने वाली थी, तुरंत ही भाजपा का शिकंजा चला और माननीय LG साहब के ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए MSPY योजना को इन्होंने कहा कि जी ये तो विदाउट कैबिनेट अप्रूवल है। ये क्या तरीका है? मतलब कोई स्कीम चल रही है वर्षों से, दशकों से, अचानक दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए
कि दिल्ली की जनता की खराब सड़कें बन ना पाए, खराब गलियां बन ना पाए, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, चूंकि मेजॉरिटी उनकी है, इसलिए उनकी थू-थू हो, उनके आगे जो जनता ने उम्मीदें रखी थी वो पूरी ना कर पाए, इसलिए आपने इस पूरे स्कीम को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? विधायक निधि फंड बहुत कम होता है। अब 4 करोड़ का फंड में कितना काम करा लोगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सदर इंक्लेव है, मेरे यहां ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क मेन, शिवालिक, इतनी सारी कॉलोनियां हैं, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, सब जगह हमने जो उम्मीदें बांध के दी थी कि जी सारी सड़कें जैसे ही बन जाएगी हमारी एमसीडी में सरकार, वैसे ही सारी सड़कें बनवा दूंगा, सारी गलियां बनवा दूंगा। लेकिन हुआ क्या? ये सारे एस्टीमेट बन के वहां रह गए। अब ये एमएसपीवाई इन्होंने खत्म कर दिया। जनता तो ये भी नहीं जानती एमएसपीवाई क्या चीज होती है। और जनता को एमएसपीवाई में खत्म हो गए। वो एमएसपीवाई क्या चीज होती है? सोमनाथ जी, आपने तो कहा था कि एमसीडी में वोट हमको दे दो, हमारे काउंसलर ले आओ, सारी सड़कें बनवा देंगे। अब जनता को नहीं मालूम कि एमएसपीवाई क्या चीज होती है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल साहब के अथक प्रयासों के बावजूद, आपके विधायक, आपके पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भाजपा ने षड्यंत्र करके एमएसपीवाई मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना जो था उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण हम आपकी सड़कें और नालियां और गलियां बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि विधायक निधि फंड से उसको बनवा दिया जाए, लेकिन विधायक निधि फंड में पैसे ही नहीं। हमने तो उसमें बड़ा धन्यवाद करते माननीय मुख्यमंत्री का, उन्होंने हम लोग के रिक्वेस्ट पे 3-3 करोड़ रुपया और दिया हमें एमएलए लाइट फंड में। माननीय सौरभ जी सुन ही रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि ये सदन ही है जिसके जरिए हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब पीड़ित हैं इस बात से। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं टू फोल्ड। पहला कि ये जो एमएसपीवाई क्यों इन्होंने खत्म किया, किस आधार पर खत्म किया, क्या इनकी मर्जी चलेगी? दिल्ली की जनता ने अगर केजरीवाल जी को चुना है तो केजरीवाल जी के आदेश को नहीं माना जाएगा, जो चुने विधायक हैं उनके रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। ये भाजपा बताए कि एमएसपीवाई योजना के तहत जो सड़कें और गलियां बनने वाली थी, जो क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिलने वाली थी, जो बेचारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं खराब सड़कों के कारण, 15 साल में भाजपा ने एक सड़क नहीं बनाया हमारे यहां। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार से पूछें कि भाई एमएसपीवाई योजना क्यों बीच में छोड़ दी गई, क्यों उसको रोक दिया गया? नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये तो खेल खेल ही रहे हैं। चूंकि जैसा राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, सारा तोते का जान तो सर्विसेज का मैटर में है। सर्विसेज के मैटर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा सिम्टम्स। अध्यक्ष महोदय, सेकेंड फोल्ड कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार जब सरकार बजट लेके आ रही है तो उसमें विधायक निधि फंड 10 करोड़ कर दिया जाए, जिससे कि हम जो सड़कें हैं, चलो 10 तो मान लें, चलो भाई मानिए सौरभ जी, हम कह रहे 10 करोड़ कर दिया जाए इस पर विधायक निधि फंड, जिससे कि हमारा इस बार सड़कें गलियां बन जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब श्रीमान सौरभ जी, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आतिशी अभी हाउस में नहीं है तो उनकी तरफ से मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। विद योर परमिशन, आई वुड like to lay the papers as mentioned in point number 2 of today's list before this house. अब श्री सोमनाथ भारती जी, माननीय सदस्य, पानी के बिलों पर दिल्ली सरकार की एक मुश्त निपटान योजना को संबंधित अधिकारियों द्वारा रोके जाने के संबंध में नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
इतने गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में चल रही है। भाजपा हर प्रकार के अड़ंगे लगा रही है जिससे कि जनता में रोष पैदा हो। पूरे दिल्ली के अंदर चूंकि कोरोना काल के दौरान वाटर मीटर रीडर जा ना सके, घर घर मीटर रीडिंग नोट ना कर सके, इस करके वाटर मीटर रीडर्स घर बैठे, ऑफिस बैठे, बगैर क्षेत्र में गए, उन्होंने या तो उसको लिख दिया कि नो मीटर अवेलेबल और बगैर मीटर का एवरेज पे बना दिया बिल, या फिर अनाप शनाप कोई रीडिंग लिख दी उसके अंदर। अब जहां बिल आ रहा था जीरो, वहां हो गया 2000, 3000, 4000, 5000। तो जनता को लगा कि केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हमारा बिल जीरो है, 20,000 लीटर के नीचे नीचे मैं पानी खत्म करता हूं हर महीने। तो जो बिल जीरो आ रहा था वो अचानक 1000 रुपया 2000 रुपया कैसे हो गया? इस कारण से जनता ने पे करना बंद कर दिया। विधायकों के पास आने लगे, हमें चेंज करने लगे, हमें बोलने लगे, और जेन्युइन था उनका रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारी सरकार ने केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इसका समाधान लाना चाहिए। हम माफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिल करेक्शन की। क्योंकि जो जेन्युइनली जो कंज्यूम कर रहा है आज के तारीख में पानी, उसको उसी अनुसार उसी प्रोपोर्शन में बिल आना चाहिए। तो जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल साहब के स्कीम के अंतर्गत 20,000 लीटर पानी प्रति महीना से कम खर्च करता है, उसका बिल जीरो आता है। तो जब ये स्कीम है, ये चुनी हुई सरकार की मंशा है, ये चुनी सरकार की दिल्ली को देन है, तो नेचुरल सी बात है उस जनता को इस बात की उम्मीद होगी कि मेरे बिल को करेक्ट किया जाएगा। तो ये चूंकि जब से मुझे जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया है, मैं तब से देख रहा हूं कि जितने भी निर्देश दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को दिए जाएं, अधिकारियों को दिए जाएं, उसको मानने में टालमटोल करते हैं। इसके कारण क्या रहा है? जो गौतम जी ने आज कहा, इस सारी मुसीबत की जड़ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जो 11 मई 2023 को 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन जस्ट एक सप्ताह बाद ये कायर भाजपा 19 मई 2023 को एक ऑर्डिनेंस लाकर के उसको छीन लिया। ये क्या छीना? ये ताकत केजरीवाल से नहीं छीनी, ये ताकत दिल्ली की जनता से छीनी। ये जो अपमान हुआ वो दिल्ली की जनता का हुआ, और उसी का परिणाम यह है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के बिल सेटलमेंट स्कीम, जिसको बहुत जद्दोजहद के बाद बड़े तरीके से बड़े एनालाइज करके हम लेकर के आए, माननीय मंत्री जी ने इसका बकायदा खाका तैयार किया, पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा डिबेट हुआ, अधिकारियों के साथ बातचीत हुई कि देखो जी, हम माफी की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि बिल को करेक्ट करना पड़ेगा कि जिस प्रपोर्शन में जनता ने पानी कंज्यूम किया है उसी प्रपोर्शन में जनता का बिल आना चाहिए। अगर 20,000 लीटर या उससे कम किया है तो बिल जीरो आना चाहिए, जो पहले आ रहा था। तो इस प्रकार से दिल्ली में हाहाकार मचा। हमने कहा कि अगर किसी भी लेट से 1 साल का बिल देख लें, अगर पिछले 1 साल में पिछले 12 महीनों में कोई एक बिल अगर सही आया हो उस जनता के अनुसार, तो उसको बेस मान लिया जाए और उसी आधार पे बाकी सारे जितने रीडिंग्स हैं उसको बराबर कर दिया जाए। अगर 1 साल में ना आता हो तो 2 साल देख लो, अगर 2 साल में ना आता हो तो 5 साल देख लो, कभी तो कोई करेक्ट रीडिंग आई होगी, तो करेक्ट रीडिंग के अनुसार उसको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे और एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे बाकी सारे महीनों के ऊपर भी। इससे अच्छी बिल क्या हो सकती है? ये तो पढ़े लिखों का बिल है, ये पढ़े लिखों का सेटलमेंट स्कीम है अध्यक्ष महोदय। और अगर मान लीजिए कि कोई भी करेक्ट बिल नहीं आया, कोई भी करेक्ट उसमें रीडिंग नहीं आई, तो हमने कहा कि भाई आप अपने नेबरहुड में देख लें, अगर उसी साइज का मकान
और उसी नंबर ऑफ फैमिलीज, लेट्स से नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का कोई फैमिली वहां पे है, उसका कंजम्पशन देख लें, उसके ऊपर उसको एक्सट्रापोलेट करें। ऐसे स्कीम को जिसके तहत अगर ये अप्लाई कर दिया जाएगा तो पूरे दिल्ली में दो बड़ी चीजों का समाधान होगा। पहली बात, जनता में जो असंतोष पैदा हो गया है, जनता में जो अविश्वास पैदा हो गया दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को लेकर के, उसका समाधान होगा। साथ में जो दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू आना कम हो गया है, चूंकि ये बिल अनाप शनाप आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाई जब ठीक होगा तब देखेंगे हम। तो दिल्ली जल बोर्ड के रेवेन्यू का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन पाएगा जब ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब यूडी मिनिस्टर माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने, चूंकि यूडी डिपार्टमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जल बोर्ड का, इस पूरे स्कीम को यूडी सेक्रेटरी को कहा कि भाई इसको आप कैबिनेट नोट बना के पेश करिए। आप सोच सकते हैं कहीं ऐसा होता होगा कि यूडी सेक्रेटरी की हिम्मत, ये उनकी हिम्मत नहीं है, ये भाजपा के डर का, भाजपा के दबाव का चक्कर है सारा। मैं मतलब सोच सोच के परेशान रहता हूं कि किस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण सारे काम कर रहे हैं। कि आज साथियों ने भी जो सदन के अंदर रखा, आपने भी ये बात कही, हाई कोर्ट का आदेश है, 6 फरवरी 2024 का हाई कोर्ट का आदेश है कि 1 सप्ताह के भीतर सारे फंड कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीज करो। वो 1 सप्ताह निकल गया, अभी वेट कर रहे हैं 29 तारीख का। मतलब एवरी डे दे ट्राइंग टू जस्ट सिट ऑन दैट स्कीम, ऑन दैट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। और 29 तारीख का वेट कर रहे हैं, शायद उसके 1-2 दिन पहले करेंगे, फिर जाके माफी मांग लेंगे। हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? तो ये भाजपा बताएं, माननीय विधुड़ी जी भाजपा से आते हैं, ये सरकार से बातचीत करें, एलजी साहब से बातचीत करें कि भाई इस प्रकार से दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? कंक्लूड करिए। तो मैं ये आपके जरिए आज सदन के अंदर कॉलिंग अटेंशन रखा है कि वन टर्म सेटलमेंट स्कीम जो है, जिस प्रकार से भाजपा ने अपने ताकत का दुरुपयोग करके जो ऑर्डिनेंस और बाद में बिल बना करके, बाद में एक्ट बना करके ये ताकत ली है सर्विसेज का, उस ताकत का दुरुपयोग करके यूडी सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाल करके इस बिल के स्कीम को कैबिनेट के ऊपर के सामने नहीं लेकर के आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा कराइए। धन्यवाद। अब श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलवा रहे हैं। मैं आपकी अनुमति से ध्यानाकर्षण की विषय वस्तु से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा श्री राजेंद्र पाल गौतम माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक संकल्प आज सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाए। Whereas residents of Delhi are suffering because of inflated water bills, there are around 27 lakhs water connections, out of which around 10.6 lakhs customers have pending arrears, outstanding bills. Most of these consumers have stopped paying these water bills to DJB because they believe that their bills do not reflect their actual consumption of water. This problem has led to a situation where lakhs of DJB consumers are not paying the bills and their successive bills are increasing on account of late payment charges and interest. Whereas this problem is partly due to water meter readers not checking meter readings regularly, especially during COVID period. Whereas Delhi Jal Board at its board meeting in June 2023 has deliberated and approved a one-time settlement scheme.
that would recast water bills based on average of minimum of 2 OK water meter readings. This scheme would bring relief to people of Delhi and unlock revenue for Delhi Jal Board. Whereas this House fully supports this scheme and desires that it be implemented forthwith. Whereas despite written directions by UD Minister and Finance Minister, the Principal Secretary UD and Principal Secretary Finance have refused to implement this pro-public scheme. Whereas the officers have privately expressed inability to implement it because they have been threatened by higher-ups that they would be suspended or arrested by slapping false cases against them if they implemented this scheme. Whereas it is shocking that the officers are openly and blatantly refusing to implement written orders of the ministers, thus creating a grave constitutional crisis. Whereas the House believes that the opposition party BJP, which exercises direct control over the officers of Delhi government and also on Honorable LG for narrow short-term and illegitimate political gains, is threatening the officers to prevent the popular government of Delhi from implementing such a hugely necessary and pro-public scheme. I propose that this House, while expressing its shock and dismay, request Honorable LG to use his good offices to get these officers implemented the hugely pro-people scheme and to suspend them if the officers do not implement it. इस पर चर्चा के लिए सर्वप्रथम रोहित मेहरोलिया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार रखने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 27,65,000 जल बोर्ड के उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 10,50,000 के आसपास के जो बिल हैं, उपभोक्ता हैं, वे अपने गलत बिल होने के कारण उन बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी ही विकट स्थिति है कि स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने के अंदर ये 10.5 लाख उपभोक्ताओं ने बिल देने से मना कर दिया। पिछले काफी समय से मैं कहूंगा एक साजिश के तहत ये गलत बिल दिल्ली की जनता को भेजे गए। जिन लोगों के अभी तक बिल 0 आ रहे थे, अचानक से उनके 5-5, 7-7 हजार के बिल आने शुरू हो गए। इकट्ठे होते होते उनके किसी का 50,000 का बिल है, किसी का 1.5 लाख का, किसी का 2 लाख का। मैं त्रिलोकपुरी का प्रतिनिधित्व करता हूं सदन में। माननीय अध्यक्ष जी, 25 गज में रहने वाले परिवारों के बिल 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब इसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, मंत्री जी ने, कैबिनेट ने यह प्रस्ताव भेजा है कि भाई हम इसको सेटल करना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार सूझबूझ भरी स्कीम बनाई गई सरकार की तरफ से। और पिछले अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात नहीं है, 1 साल पहले जनवरी में पटपड़गंज के अंदर एक यूजीआर के उद्घाटन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में भरे मंच से औपचारिक ऐलान किया था कि हम इस प्रकार की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं कि जिससे 10.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ जो उनको गलत बिल भेजे गए हैं उनका निपटारा भी किया जाएगा। और पिछले 1 साल से लगातार बार-बार उन अधिकारियों को कहा जा रहा है, अधिकारी टाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सदन का भी दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी स्कीम, बेहतर होता कि इसकी जगह हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए किसी महत्वपूर्ण बहुत बड़ी कोई परियोजना के ऊपर चर्चा कर रहे होते। एक छोटी सी स्कीम की जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, किसी भी प्रदेश का मंत्री भी अपने मौखिक तौर से भी आदेश देकर उसको लागू करवा सकता है, हम छोटी सी स्कीम लागू नहीं करवा पा रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना शानदार स्कीम जिसके बारे में माननीय सदस्य
हमारे भारती जी ने विस्तार से बातें रखी हैं कि भाई जो कोरोना के दौरान या किसी और वजह से मीटर रीडिंग करने वाले वहां पर घरों तक नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के घर में बैठकर मनमानिक तरीके से उन्होंने अनाप शनाप रीडिंग लिख दी, उनको ठीक करने के लिए अब उन्होंने बढ़ा के लिख दी। वो लोग कह रहे नहीं भरेंगे, मेरे तो लोकप्रिय लोगों ने बोल दिया कि हम फालतू जो गलत बिल भेजे उनको क्यों भरें। तो ये जिसमें सरकार को 1 रुपया अपनी जेब से नहीं देना है, बल्कि जो बिल ठीक हो जाएंगे उससे कुछ रेवेन्यू सरकार के पास आएगा ही, जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। उसके बाद भी इस स्कीम को लागू करने को तैयार नहीं है, जब साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ये कोई माफी योजना नहीं है, वन टाइम सेटलमेंट है कि एक बार सेटलमेंट हो जाए फिर जीरो से स्टार्ट होकर फिर से लोग अपना बिल पे करना शुरू कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये ठीक कर दिए जाते हैं तो लगभग 70% लोगों के बिल जीरो हो जाएंगे अपने आप ही। इतनी शानदार स्कीम है कि 70% लोगों के बिल जीरो हो जाएंगे, और जिनका 1 लाख का 1.5 लाख का बिल बना हुआ है और किसी को 5,000 10,000, सीधी सी बात है कि जिस 1 साल पहले 2 साल पहले किसी ने अगर बिल अपना भरा है, उसके 2-3 बिलों को देखकर या 2-3 बिलों को उसके अनुसार बिल बनाकर कि भाई नया बिल उनको पेश कर दिया जाएगा, सीधी सी साधारण सी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया सदन के अंदर ही कि भारतीय जनता पार्टी वाले, सर मैं 2 मिनट कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, 1 मिनट के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, अपने केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके, केंद्र की ताकतों का दुरुपयोग करके दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का काम किया जा रहा है, इनको किसी हालत में रुकने नहीं देंगे। और चाहे फिर से हमें आंदोलन में क्यों न जाना पड़े, मैं माननीय अध्यक्ष जी याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर ही जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमने बहुत सारे चीजों को ठीक करवाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, गलत बिल जो आते थे बिजली के, उनकी होली जलाई थी। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि उस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल जी के बाजू में खड़ा होता, मैंने भी वहां पर उनके साथ बिलों की होली जलाई थी। तो आज दिल्ली की जनता भी तैयार है, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है कि ये गलत बिल है, 10.5 लाख बिल है, इनकी भी हम होली जलाएंगे। इसके लिए चाहे हमें आंदोलन में जाना पड़े, कैसे करना पड़े, लेकिन हम इनको पास करा कर छोड़ेंगे इस स्कीम को, और ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जल बोर्ड को भी कुछ रेवेन्यू मिल सके। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सदन से कि इस जो प्रस्ताव है इसको पास करा जाए और अधिकारियों को भी दबाव डाला जाए कि वो केंद्र के और एलजी साहब के दबाव में ना आए और जनता की सुने, जनता के हित में काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने बोलने का मुझे मौका दिया और इसका मैं पुरजोर समर्थन भी करता हूं कि जो माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी ने ये चर्चा यहाँ पे शुरू की है कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री महेंद्र गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर जो संकल्प पत्र राजेंद्र पाल गौतम जी लेके आए, उस पर चर्चा के लिए समय दिया, धन्यवाद आपका। ये स्कीम अध्यक्ष जी 13 जून 2023 को एक बोर्ड मीटिंग के अंदर लेके आए थे कि एलपीएससी रिकास्टिंग बिल 2023 नामक एक मुफ्त निपटान योजना, पीछे का कितना भी बिल है वो गलत है, सही है या कुछ भी है, उसके मीटर की रीडिंग 2 महीने की जो भी मिनिमम रीडिंग है उसके तहत ये बिलों को ठीक कर दिया जाए। बहुत अच्छी स्कीम थी। लोग चोरी नहीं करना चाहते, लोग नहीं चाहते कि वो चोरी का पानी पिए, लोग ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ में वो रहे और उनके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगा रहे। लेकिन कुछ एजेंसियां लोगों को धक्के से मजबूर कर रही हैं चोर बनने के लिए। मेरे क्षेत्र से आज मैं लोगों को लेके आया हूं जो गैलरी के अंदर बैठे हैं, जिनके बिल गलत आए हुए हैं, बिल भी कितने कितने, जहां पर 25-30 गज 50 गज या 100 गज का मकान है वहां पर 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए। और बहुत से एरिया तो ऐसे हैं
जिनके अंदर अल्टरनेट डे के अंदर पानी जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी जाता है और 2 घंटे के लिए पानी जाता है। मैं कहता हूं यूजीआर का पूरा प्रेशर उन कॉलोनियों में भी दे दे, तब भी 20,000 लीटर छोड़ 10,000 लीटर भी पानी पूरा कर देंगे, तब भी आपको बिल दे देंगे। जहां पर पानी नहीं जाता इतने बिल कैसे आ रहे हैं? ये एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि सरकार बनाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपने दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री में दूंगा, और दिया भी उन्होंने। 20,000 नहीं दे सके 10,000 दिया, 10,000 नहीं दे सके 8,000 दिया, लेकिन पानी को देने का उन्होंने प्रयास किया और पानी दे के रहे। लेकिन जनता ने भी अपना भरपूर प्यार दिया, लगातार 3-3 बार सरकार बनाई, लेकिन केंद्र में बैठे हुए लोगों को यह हजम नहीं हो पाई। उनको एक ही बात होगी, केजरीवाल इनको पानी दे रहा है फ्री के अंदर, केजरीवाल इनको बिजली दे रहा है फ्री के अंदर, तो यहां पे समस्या पैदा की जाए। उसी षड्यंत्र के तहत जो एक बोर्ड मीटिंग के फैसले के बावजूद यह आज तक लागू नहीं हुआ, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आताताई बड़े बैठे हैं, काम करो कुछ ऐसा। नेता विपक्ष से कहूंगा जरा गौर करना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, आपको सैल्यूट करता हूं, अपने आकाओं को जाके बता देना। काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें, ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। ये जो लोगों के मुंह से आप पानी छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों के बिलों के साथ में आप जो जाति कर रहे हैं, और तो और बता देता हूं मैं अध्यक्ष जी, बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं, इस समय के अंदर ऐसी एजेंसियां लगा रखी है, नकली कॉपियां छपवाकर, कि लोगों के घरों के अंदर बिलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लोगों के घरों के अंदर 1-1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का बिल भेज दिया, और लोगों से कहते हैं 5,000 रुपए दे दे तेरा बिल निपटा देंगे। ये चोरी को बंद करवा दो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उन लोगों को समझा दो कि दिल्ली की जनता के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना करें। कंक्लूड करिए महेंद्र जी प्लीज। कंक्लूड तो समय कर देगा। चलिए आप तो कंक्लूड करिए। और समय करेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। ये तो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 8 होते हुए भी 1 बैठे हैं, 7-7 बाहर घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बापू के बंदरों की तरह, मतलब इसको बंदर शब्द यूज मत कर लेना, बापू के वो 3 होते थे ना, उस तरह चाहे उनको भी कान पकड़ के बिठवा दिया करो, कम से कम जनता की आवाज तो उठा ले। चलिए महेंद्र जी करिए, टॉपिक पे करिए। मैं बस एक ही बात कहता हूं, जो इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इन बिलों का एक मुश्त निपटान जो योजना थी, ये लागू होनी चाहिए। और मैं तो इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कहता हूं, आज के बाद आप बिल मत भरना। मैं बहुत ऐसी बात कह रहा हूं जो मैं आज तक नहीं कहना चाहता था। आप बिल मत भरना। यदि कोई बिल लेने के लिए या आपके कोई पानी काटने के लिए आए तो महेंद्र गोयल आपके साथ है, ये सदन आपके साथ में है, मैं आऊंगा आपके पास में। और कोई आदमी आपका यदि कनेक्शन काटने के लिए आता है तो उसको पकड़ के बिठा लेना, केस दर्ज होगा तो महेंद्र गोयल के ऊपर होगा, मैं उठूंगा उस चीज को। चलिए धन्यवाद। ये ना हो कि पूरे लोगों को सड़क के ऊपर उतरना पड़ जाए, इनकी नींद हराम करनी पड़ जाए। मैं बस यही कहता हूं, लोगों से शांति भी बनाए रखे। हो सकता है कि ये सदन के अंदर प्रस्ताव आया है, ये स्कीम आएगी, और नहीं भी आई तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा और इनकी नींद हराम करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री विशेष रवि जी।
नियम 54 के तहत माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती जी के द्वारा जो ये चर्चा शुरू कराई गई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष जी, पिछले 1.5 साल से 1 साल से लगभग जो है हमारे ऑफिस के अंदर लोग चक्कर काट रहे हैं अपने पानी के बिलों को लेकर, और हर बार जब वो आते हैं तो हम उनको हर बार ये कह रहे हैं कि भाई अभी कुछ दिन में स्कीम आने वाली है, अभी कुछ दिन में स्कीम आने वाली है, और लोग चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम उनको बड़ा पेशेंसली जो है हैंडल करते हैं और उनको समझाते हैं कि सरकार इस पे काम कर रही है और जल्दी जो है इस पे जो है योजना आने वाली है। और जब पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया और जब हमें ये जानकारी मिली कि बोर्ड ने भी इस स्कीम को पास कर दिया है, जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है पानी के बिलों के ऊपर, तो हमने फिर उसके बाद लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब बोर्ड ने इसको पास कर दिया है, अब बहुत जल्दी जो है ये स्कीम आपके बीच में आने वाली है, और इतने दिन आपने वेट किया है तो कुछ दिन और आप वेट कर लें। तो वेट करते करते जो है अब 1.5 साल के आसपास हो गया है, और लेकिन स्कीम नहीं आई। और वही जैसे यहाँ पर जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, और कल भी और उससे पहले भी जब ये जानकारी दी गई कि यूडी सेक्रेटरी ने इस काम को जो उनको कहा गया था कि वो उसको कैबिनेट के आगे रखें, वो करने से मना कर दिया है। तो उसके बाद से, और जब वो अखबारों में आया और न्यूज़ में आया, तो उसके बाद से पब्लिक जो है वो और परेशान हो गई है। अब उनको समझाना मुश्किल हो रहा है, और अब ये जो रोज की जो परेशानी जो हो रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर कोई भी जो है योजना, कोई भी काम, कोई भी जनहित का कार्य जो है पब्लिक के लिए किया जा सके, और उसको वो रोकने में लगे हुए हैं। जो असली रास्ता है वो जिसको डिस्कस हम कर रहे हैं वो यही है कि अब हमें पब्लिक के बीच में जाना होगा, पब्लिक के बीच में जाकर जो है वो सब चीजें उनको बतानी पड़ेंगी, और इस मुद्दे पे और अन्य मुद्दों पे जो है एक एक करके जनता को तैयार करना पड़ेगा कि जनता जो है अपने आप फैसला करे कि किसका जो है कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो मैं इस संकल्प के ऊपर जो है माननीय सदस्य ने जो नियम 54 में चर्चा शुरू की है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो भी सदन फैसला लेगा उसके अंदर हम जो है मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। श्री साहनी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इस चर्चा पे भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक बहुत अच्छी प्रपोजल है वन टाइम सेटलमेंट करने का। बहुत दिन से इलाके के लोगों को परेशानी थी, लाखों रुपए बिल आ जाते थे लोगों का। एक ही हम लोग उनको कहते थे थोड़े दिन में पॉलिसी आने वाली है, आपका काम हो जाएगा। आपको आज एकदम इस पॉलिसी को रोक देने से लोगों को काफी इलाके के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी इसके साथ एक चीज मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक जिसका मीटर खराब होता है, लाखों रुपए उसके ऊपर ड्यूज लग जाते हैं, उसका मीटर खराब है। जब वो मीटर का टेस्ट रिपोर्ट आती है तो जल डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं टेस्ट करने के बाद आपका मीटर खराब है। जब मीटर खराब है तो पहले तो अक्सर ये हुआ करता था 1 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का एवरेज ले ली जाती थी, उस एवरेज के ऊपर बिल आता था। आज मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो भी जाता है जिसका मीटर खराब होता है उसको टाला जाता है, उसको कहते हैं कि कितने परसेंटेज खराब है, इतने पैसे आपसे कम किए जाएंगे। मेरे को अभी तक ये नहीं पता कौन सी मशीन जल बोर्ड के पास है वो ये प्राप्त करेगी कि इतने परसेंट खराब है और इतने परसेंट खराब नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हाउस से के मार्फत कि जितने भी बिल खराब हैं उनका बिल को रखा जाए, और पिछली एवरेज 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने की एवरेज पे उनको बिल बना के दिया जाए ताकि आसानी से उपभोक्ता अपना बिल पे कर सके। धन्यवाद। श्री रामवीर सिंह बिदुरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सोमनाथ भारती जी के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया है। आज मैं एक बात इस सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं
जून महीने में दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसी तरह की घोषणा की गई थी, उनके द्वारा की गई थी। अब फिर घोषणा की गई है कि जिनके बिल ज्यादा आ गए हैं उनको माफी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली की जनता में आपकी छवि खराब हो रही है। दिल्ली के लोगों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पहले तो लोगों के जो बिल हैं जो भेजे जाते हैं वो लाखों में भिजवाती है और उसके बाद फिर नाटक किया जाता है कि हम जो ज्यादा बिल आ गए हैं हम चाहते हैं कि माफी दी जाए। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन दिल्ली की ऑनरेबल मिनिस्टर आतिशी जी हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलएस कहते हैं कि ऑफिसर्स गैलरी में अधिकारी नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑनरेबल सोमनाथ भारती के द्वारा लाया गया है, लेकिन कंसर्न मिनिस्टर हाउस से गायब है। यदि आप इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं, कंसर्न मिनिस्टर को बुलाइए, वो चेयरमैन भी है। कम से कम इस हाउस की गरिमा रहेगी या नहीं रहेगी? और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, कि मीडिया के द्वारा हमें मालूम हुआ है कि 2017-2018 के खातों की रिपोर्ट सीएजी ने सरकार को दे दी है। आखिर सरकार सीएजी की रिपोर्ट को इस सदन में क्यों नहीं पेश कर रही है, जबकि 15 तारीख से सदन शुरू हो गया? ये जानकारी तो देनी पड़ेगी। बताएं कि 2016 से और अब तक दिल्ली जल बोर्ड के खातों की सीएजी के द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई? आज बताएं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जब उनकी सरकार आई उससे पहले जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 75,000 करोड़ रुपए का घाटा कहिए या कर्जा के नीचे दबा हुआ है। तो बताएं आज मुख्यमंत्री जी कि आखिर क्या कारण है कि 75,000 करोड़ रुपया आखिर दिल्ली के अंदर जो पीने के पानी की समस्या वैसी बनी हुई है। आप रेणुका बांध, किसाऊ बांध से पानी ला नहीं पाए। 150 एमटीडी पानी आपको मुरादनगर से लाना था, वो आप ला नहीं पाए। आपने ये वायदा भी किया था कि जब बरसात होगी तो जो यमुना का पानी बरसात में बह जाता है, हम किसानों की जमीन किराए पर लेकर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उस पानी को स्टोर करके ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आपने ये भी वायदा किया कि हम पल्ला और सोनिया विहार के अगल बगल में रहनी वेल लगाकर दिल्ली के लोगों की प्यास को बुझाएंगे। आपने ये वायदा भी अनेकों बार किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल बोर्ड ने लगभग 7,411 सैंपल्स लोगों के घरों से उठाए। 2508 सैंपल पीने के पानी के फेल हो गए और इसी पानी को पीकर दिल्ली के लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। आखिर दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बताएं कि ये जो सैंपल्स फेल हुए हैं, जो आप गंदा पानी दिल्ली के लोगों को पिला रहे थे, आखिर किसकी जिम्मेवारी है? इस सदन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए। बिदुड़ी जी, चर्चा किसी और विषय पे थी। आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं शांति से सुन रहा हूँ बहुत देर से। ये उसी से कनेक्टेड है। भाई आप बोल लीजिए फिर जी। मेरी आवश्यकता नहीं है।
विषय चर्चा मैं सुन रहा हूँ, आप जब से बोल रहे हैं 5 मिनट सुना है। विषय जो था चर्चा का, उस विषय से आप डाइवर्ट हो रहे हैं। कृपया मेरी प्रार्थना विषय पर आइए, नहीं मुझे मजबूरन बैठाना पड़े। आदरणीय अध्यक्ष जी, विषय जो था उस विषय पर आपको जो कुछ बोलना है बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये आरोप लगाया जा रहा है अधिकारी सुनते नहीं। अधिकारी किसके मातहत हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर के मातहत हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मातहत हैं। हाँ, और बोलिए किसके मातहत? जल बोर्ड का चेयरमैन। अभी उत्तर देंगे ना सौरभ जी, उत्तर देंगे ना सौरभ जी, उत्तर देंगे भाई। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। सौरभ जी उत्तर देंगे ना, इसके बाद सौरभ जी बोलेंगे ना। मैं कभी जब आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलए बोलते हैं, मैं कभी डिस्टर्ब करता नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कार्रवाई से निकाल दिया जाए। जो सजा ऑनरेबल स्पीकर मेरे लिए तय करना चाहे कर दे, मैं उस सजा को स्वीकार करूंगा। चलिए, लेकिन कम से कम शुरू करिए, जल्दी शुरू करिए प्लीज। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आवाज दबाने का प्रयास मत करो। अन्य विधानसभाओं की जो परंपरा रही है, परंपरा ये है, परंपरा तो ये है कि एलजी के भाषण के दौरान कोई बोलता नहीं है। अगर परंपरा पे जाएंगे, एलजी के भाषण के दौरान कोई बोलता नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा। हाँ, परंपरा तो ये रही है। आप शांत रहिए प्लीज। चलिए, तो मैं विषय पे आ जाता हूँ। हाँ, विषय पे आइए। आप कह रहे विषय पे आ जाइए। अरे, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है। अरे, वाइस चेयरमैन आदरणीय सोमनाथ भारती जी हमारे क्रांतिकारी नेता। अरे, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे, मैं इस हाउस में कहता हूं, 1 महीने के लिए रामवीर सिंह विधुड़ी को सरकार के हवाले कर दीजिए। मैं बताऊंगा कि अधिकारी सुनते या नहीं सुनते हैं। कर दीजिए 1 महीने के, कर दीजिए, मैं देखता हूं। तो क्योंकि आप अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं कि आप अधिकारियों को गलत काम करने के लिए निर्देश देते हो। अधिकारी निर्देश गलत आप देते हो। चलिए, हो गया कहा अभी। अब चलिए फिर करिए, पूरा करिए। वो सौरभ जी उत्तर देंगे, सौरभ जी पूरा उत्तर देंगे, चिंता मत करिए। चलिए, पूरा उत्तर देंगे सौरभ जी। हाँ, चलिए। मैं अब जब अधिकारी ऑनरेबल मिनिस्टर के मातहत है, जल बोर्ड में चेयरमैन मिनिस्टर है, डिप्टी चेयरमैन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सोमनाथ भारती जी हैं। जल बोर्ड में दिल्ली असेंबली की तरफ से और 2 मेंबर हैं। नगर निगम की ओर से आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर है वो मेंबर हैं। अरे, इतना सब कुछ दे दिया आपको, और उसके बाद रोज रोना धोना लगा रहता है। ये रोना धोना बंद करिए। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जनता ये सुनना नहीं चाहती है। इसका नुकसान आपको होगा। ये जो रोज का जो नाटक है, हम ये करना चाहते हैं, एलजी साहब नहीं करने देना चाहते, अधिकारी नहीं करना देना चाहते। मैं आज आपको कह रहा हूं इस हाउस में, क्योंकि मेरा 53-54 साल का राजनीतिक जीवन है, इसका आपको नुकसान होगा। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो लोग ये कहेंगे कि अगर इस सरकार के चलते यही झगड़े होते हैं, दिल्ली की जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए केंद्र में भी मोदी जी की सरकार आ गई है। आपने ये बात, अरे तो मुख्यमंत्री ने बोला है, तो दिल्ली की जनता ये कहेगी कि झगड़ा समाप्त करने के लिए दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा की सरकार लाओ, जिससे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि आप अधिकारियों से काम लेना सीखिए। यदि आपको नहीं काम लेना आता है तो फिर मेरे से ट्रेनिंग ले लीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा इसके बारे में और परफेक्ट काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी, प्लीज।
हेलो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आज रामवीर विदुड़ी जी ने थोड़ा इमोशनल होके जो चुनाव की पिच इनकी 8 महीने बाद होनी थी वो इन्होंने आज ही बता दी। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी जो है इस हाउस में सबको बता दी। वो स्ट्रेटेजी क्या बताई इन्होंने, आप सुनिए इनका। जैसे बिल्ली जो है ना वो छीका देखती रहती है कि ये फूटेगा, कभी गिरेगा, मुझे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर 1997 के बाद से छीका देख रही कि अपने आप फूटेगा, ये गिरेगा, मक्खन हमें मिलेगा। विदुड़ी जी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये है कि आप लोगों ने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बताया, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम हो रहा है इसमें चलो कुछ अच्छा कर लें। आपकी सरकार ने हमेशा जनता के विरोध में काम किया। आपने अस्पतालों के काम रोके, आपने मोहल्ला क्लिनिक के काम रोके, आपने बुजुर्गों की पेंशन रोकी, आपने दिल्ली जल बोर्ड के काम रोके। जनता सब देख रही है। आपको लग रहा है कि जनता को नहीं पता, ये 70 विधायक हैं, ये सब बताते हैं जनता को सब पता है। अब बात आती है इसकी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की। आपने सब बारे में बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि आप चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आए या आप नहीं चाहते। आपने इस विषय पे नहीं बताया। और उसका कारण क्यों है, उसका कारण भी आप समझिए। क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा समय होता होगा और आप अपनी विधानसभा के कार्यालय में बैठते होंगे तो अध्यक्ष जी 100% मैं बता सकता हूं, क्योंकि बदरपुर के लोगों से मैं भी मिलता रहता हूं, 100% ये है कि लोग आते होंगे और कहते होंगे विदुड़ी जी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में केजरीवाल जी बता चुके हैं, सिसोदिया जी बता चुके हैं, वो कब आएगी। और ये कहते होंगे, मैं 100% कह रहा हूं, ये जनता को कहते होंगे हाँ आने वाली, ये कहते होंगे। नहीं तो ये आज अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे जनता को कह दे कि भाई आज मैं दिल्ली विधानसभा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का विरोध करके आया हूं, वो स्कीम हम नहीं आने देंगे। ये बात कहे ना, छुप के क्यों घूम रहे। इनको ये बात कहनी चाहिए अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे। चलिए अब बोलिए। अब आप माननीय मंत्री जी को। अध्यक्ष जी चलिए, ये एक बहुत अच्छा हो गया कि राजेंद्र पाल गौतम जी अब जो रेजोल्यूशन लाए हाउस में, उसके अंदर जो है जब हम वोटिंग कराएं, मेरा मानना यह है कि वोट की काउंट करा ले, जिसके अंदर वो डिवीजन होता है, ताकि रामवीर विदुड़ी जी खड़े होते हैं या बैठते हैं वो दिल्ली की जनता को पता चल जाए। वरना क्या है, हाँ और ना में कई बार पता नहीं चलता कौन साथ है और कौन विरोध में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब अध्यक्ष जी इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के ऊपर आते हैं। ये स्कीम इसलिए जरूरी थी क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्ष से एक समस्या आई कि मीटर रीडरों ने समय पे या तो मीटर की रीडिंग नहीं ली, तो समय पे बिल नहीं दिया। और ये समस्या कोरोना के दौरान और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को ये कहा गया था कि आपके मीटर रीडर जो हैं लोगों के घर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन लगे हुए थे। तो ज्यादातर जगहों पे या तो मीटर स्टॉप की रीडिंग दी गई या एवरेज की रीडिंग दी गई, या रीडिंग जो है दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडर्स बनाते गए, मगर लोगों को समय पे उनके बिल नहीं दिए गए। तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारा बिल नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा जीरो बिल है, हम 20,000 लीटर के अंदर हैं, इसलिए उन्होंने बिल जो है नहीं दिए। और जब अचानक उनको बढ़े हुए बिल भेजे गए तो लोगों को लगा भाई हमारी तो इतनी कंजम्पशन है ही नहीं, हम इतना बिल कैसे दे दें। और फिर लोगों ने इस वजह से वो बिल देने बंद कर दिए। जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था तो इसके बारे में कई बार चर्चा हुई। मनीष जी हमारे चेयरमैन थे, कई बार उनके साथ भी जो है बोर्ड में चर्चा हुई। पहली बार ये चर्चा जो है दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में 2023 जनवरी में आई, जब मनीष जी ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि हम जल्द जो है स्कीम को ला रहे हैं। इसके अंदर सर मोटे तौर पे ये था कि करीब दिल्ली के अंदर 26,68,000 कंज्यूमर्स हैं। इसमें से करीब 10,68,000 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग है
और उनको ऐसा लगता है कि उनको ये जो बिल दिया गया है उनकी खपत के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्होंने बिल देना बंद कर दिया। अब एक डेडलॉक की स्थिति है कि दिल्ली जल बोर्ड मानता है कि हमें हजारों करोड़ रुपया जो है वो कंज्यूमर से लेना है, वो आ नहीं रहा है, वो सिर्फ वो बैठे हैं। हर महीने दिल्ली जल बोर्ड उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगा देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देता है और बढ़ जाता है। कंज्यूमर उसको नहीं दे रहा है, दिल्ली जल बोर्ड सोच रहा है वो आ जाएगा। तो एक डेडलॉक की स्थिति है। उसके अंदर हमने जो स्कीम लाए हैं उसके अंदर हमने ये कहा है कि उसी कंज्यूमर की कोई ऐसी रीडिंग जो सही रीडिंग थी, उस रीडिंग के हिसाब से उसके अनपेड पीरियड के अंदर हम उसका बिल रिकास्ट कर दें, उसको एक्सट्रापोलेट करके उसको दोबारा कैलकुलेट करके उसको हम एक वन टाइम ऑफर दे दें। वो ऑफर इस तरह से रहेगा अध्यक्ष जी कि मान लीजिए उसका बिल है 2 लाख रुपए, मगर हमने उसकी जो एवरेज खपत देखी उसके हिसाब से अगर हमने उसका बिल निकाला तो वो बना मान लीजिए अध्यक्ष जी 12,000 रुपए। तो हम उसको कहेंगे कि भाई आपको दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 12,000 रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप ये 12,000 रुपए दे देते हैं तो आपका सारा बकाया माफ है, जीरो से आपकी जो है दोबारा शुरुआत करेंगे। और जो है मुझे लगता है अध्यक्ष जी इसके अंदर जो लाखों कंज्यूमर है, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है अध्यक्ष जी, करीब 26.5 लाख में से 10.5 लाख लोग नहीं दे रहे, मतलब करीब 40% कंज्यूमर दिल्ली जल बोर्ड का बिल नहीं दे रहा है। इस डेडलॉक को तोड़ने की जरूरत है और सरकार बहुत ही प्रोग्रेसिव, रैशनल, ऑटोमेटेड स्कीम लाई है, क्योंकि अध्यक्ष जी जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इन समस्याओं का निवारण किया जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबका। वो हमने डेटा निकलवाया अध्यक्ष जी, जब मैं वाइस चेयरमैन था दिल्ली जल बोर्ड का, तो जो डेटा निकाला उस समय वो ये पूछा मैंने कि भाई पिछले 8 महीने में आपने कितने बिलों को जो है ठीक कराया। तो दिल्ली जल बोर्ड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा था कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने करीब 8,000 बिलों को ठीक किया। 8 महीने में 8,000 बिल ठीक हुए और 42 रेवेन्यू ऑफिसेज हैं ZRO के। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको भाग करें तो एक दिन में एक ZRO ऑफिस में 0.79 बिल ठीक होते हैं, मतलब एक बिल भी एक ZRO ऑफिस में प्रतिदिन ठीक नहीं होता। अगर इस हिसाब से इन 10 साढ़े 10 लाख लोगों को आप माने कि इन सब का निवारण किया जाए, अध्यक्ष जी इसके अंदर 80 वर्ष लगेंगे। क्या 80 वर्ष तक हम इंतजार कर सकते हैं? क्या 80 वर्ष तक इस डेडलॉक को बनाया जा सकता है? और ये जबरदस्ती जो है जल बोर्ड के खातों के अंदर ये पैसा दिखाता रहते हैं, उससे सिर्फ जो है सिर्फ नुकसान है। इसलिए ये वन टाइम पॉलिसी जो है हम लेके आए और ये दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग के अंदर पास हुई। ये बात है 13 जून 2023 की। और फिर मुख्यमंत्री जी लगातार जो है इसके बारे में हमसे चर्चा करते रहे, इसके फॉर्मूले के ऊपर पूरा चर्चा हुआ, थ्रेडबेयर इसकी चर्चा हुई और फिर ये कहा गया कि इसको जो है कैबिनेट के अंदर लाना जरूरी है। अफसरों ने ही कहा कि इसको कैबिनेट में लाना जरूरी है और कैबिनेट में ले आएंगे तो इस बिल को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उस कैबिनेट को लाने के लिए कई बार मौखिक और लिखित आदेश जो है अफसरों को दिए जा चुके हैं, मगर उन आदेशों के बावजूद भी कुछ अफसर जो हैं इसको जो है कैबिनेट में लाने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि उसका मुख्य कारण ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अफसर जो है उसका कोई फायदा या नुकसान है इस पॉलिसी को लाके या नहीं लाके। पानी की बात हो रही है, पानी के बारे में एक बहुत पुराना गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे बने उस जैसा। अफसरों का भी ऐसा ही अफसर अध्यक्ष जी, ब्यूरोक्रेसी और अफसर भी इसी तरीके से है, वो पानी की तरह है, उनका ना कोई रंग है ना कोई उनका आकार है। जिस आकार के बर्तन में डाल दो वो उसी आकार को ले लेते हैं और जो रंग उनमें मिला दो वो रंग मिल गया। आजकल जो है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रंग मिला हुआ है, ये तो सबको मालूम है। इसलिए वो अफसर क्या करे, उनको वही करना पड़ रहा है जो रामवीर विदुड़ी जी की जो पार्टी है वो उनको बोल रहे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पब्लिक के लिए एक पॉलिसी लाई जा रही है, इस तरीके की पॉलिसीज पहले भी लाई गई हैं, बाकायदा वो इंप्लीमेंट हुई है। हर राज्य की सरकार इस तरीके की पॉलिसीज अपने राज्यों में लाती है, मगर इस पॉलिसी को जो है दिल्ली के अंदर रोका जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के दबाव के अंदर अफसर इसको नहीं ला रहे हैं और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसके ऊपर सड़क पर, विधानसभा में और गली गली में इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इस चीज को हम लोग सारी दिल्ली के अंदर लेके जाएंगे।
कि कैसे एक पॉलिसी जो हम ला रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की वजह से उसको अफसरों के ऊपर दबाव बना के ये रोक रहे हैं। विदुड़ी जी ने 2-3 बातें बोली कि जल बोर्ड की अध्यक्षा यहां क्यों नहीं है। मैं उनको बताऊं, ये जो कैबिनेट प्रपोजल ला रहे हैं वो यूडी डिपार्टमेंट का प्रपोजल है, मेरे विभाग का प्रपोजल है। मैं उस विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर हूं, तो इसलिए मैं इस चर्चा के अंदर मौजूद हूं। और जब ये पॉलिसी पास हुई तब भी मैं ही दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, जून जुलाई 2023 के अंदर। और उस वक्त वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी थे, वो भी इस वक्त इस सदन में मौजूद है, ताकि इस पॉलिसी से संबंधित कोई भी सवाल रामवीर विदुड़ी जी का हो तो हम इनके सवाल का जवाब दे सकें। कोई और सवाल भी हो इनके पास तो वो इस सदन के बाद जो है मुझसे मिल ले, मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। हम इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। और अध्यक्ष जी, मजे की बात यह है कि अगर हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देंगे, हमने ये देखा कि लोगों के जो पुराने बिल हैं, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, वो अनाप शनाप एरियर्स, इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्जेस की वजह से बढ़े हुए हैं। मगर अगर हम उनकी पुरानी खपत देखें तो उनकी खपत, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी कंज्यूमर की 5 रीडिंग है और वो 5 रीडिंग इस तरीके से है कि उसने 18 यूनिट इस्तेमाल किया, 19 यूनिट इस्तेमाल किया, 20 यूनिट इस्तेमाल किया, 21 यूनिट इस्तेमाल किया और 150 यूनिट इस्तेमाल किया। तो कुछ महीनों में तो उसकी यूनिट ऐसे दिखा रहा है कि 18 यूनिट, 19 यूनिट, 20 यूनिट, 21 यूनिट, और एक महीने में उसकी खपत दिखा रहा है 150 यूनिट। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरीके की किसी की रीडिंग है तो औसतन कोई भी आदमी मान लेगा कि इस आदमी की, इस कंज्यूमर की रीडिंग लगभग 19-20 यूनिट के आसपास होगा। तो उसी तरीके से इस पूरी की पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से ऑटोमेट इसलिए किया गया है अध्यक्ष जी क्योंकि हर आदमी ZRO ऑफिस जाए और 80 साल लेके हम उसका निवारण करें, ये हो नहीं सकता। आजकल कंप्यूटराइज इस तरीके के बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके अंदर हमने इन फॉर्मूलाज को डाल के बहुत रेशनल और बहुत सही स्कीम जो है हम लोग दिल्ली के लिए लेके आए। और मेरी पूरी इस विधानसभा से ये निवेदन रहेगा कि आप सब लोग अपनी तरफ से इस स्कीम का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा रैशनल है और सबके लिए जो है ये एक ऐसा मौका लेके आएगी जिसके अंदर वो सब लोग अपनी जीरो से जो है शुरुआत कर सकते हैं। एक और खास चीज अध्यक्ष जी मैं इस स्कीम के बारे में बता दूं, अब तक जितनी भी स्कीमें दिल्ली सरकार लाई थी वो स्कीमें सब उनके लिए थी जिनके पास एक ऑपरेटेड मीटर है, यानी कि उनका मीटर चल रहा है। तो इस कारण से करीब 2 लाख कंज्यूमर हमारे अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर थे जिन्होंने 2012 से अब तक, यानी कि पिछले पूरे 12 साल के अंदर ना कभी स्कीम का किसी फायदा उठाया, ना उन्होंने आज तक भी कोई बिल पे किया। और यह भी माना जा सकता है कि इनके अंदर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके शायद कभी बिल ही जनरेट नहीं हुए या उनको कभी बिल ही नहीं मिले। ऐसे भी लोग होंगे उसके अंदर बहुत सारे जिनके यहाँ मीटर ही नहीं लगे हुए, उनके सिर्फ के नंबर अलॉटेड है, उनके यहाँ वाटर कनेक्शन अलॉटेड है, उनके यहाँ बिल जनरेट होता है मगर उनके यहाँ मीटर नहीं हुआ। तो इस बार हम लोग जो स्कीम ला रहे हैं इसके अंदर हम उन 2 लाख लोगों को भी एक मौका देना चाहते हैं कि हम उनको एक वन टाइम ऑफर दें। और अगर उन 2 लाख लोगों में से अध्यक्ष जी 20,000 लोग भी, 10% लोग भी अपना बिल पे कर देते हैं, मान लीजिए उसका 4 लाख बिल था, हमारा ऑफर ये है कि उसको हम 20,000 रुपए के अंदर ऑफर देंगे कि आप इसको पे कीजिए, अपना जीरो कर लीजिए। तो अगर 20,000 लोग भी इसके लिए तैयार हो गए तो हम 20,000 नए कंज्यूमर्स जल बोर्ड की रेवेन्यू साइकिल के अंदर ला पाएंगे, जिसके अंदर आगे जल बोर्ड को भी जो है रेवेन्यू का फायदा होगा। मैं दोबारा से सभी हाउस के मेंबर्स को ये निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी को जो है आप सर्वसम्मति से इस रेजोल्यूशन का जो आप साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार की एक पॉलिसी लागू नहीं हो रही और उस पॉलिसी को लागू कराने के लिए आज यहाँ पे चर्चा हो रही है। दिल्ली के अंदर लोगों के गलत बिल आ रहे हैं
उन गलत बिलों को ठीक कराने के लिए आज सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिल ठीक होने चाहिए और विरोधी पक्ष कह रहा है कि बिल ठीक नहीं होने चाहिए। ये एक बड़ी विसंगति है दिल्ली को लेके। दिल्ली कहने को आधा राज्य है, मेरे को तो लगता है 5% राज्य भी नहीं है। अगर ये फुल स्टेट होता, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करके वो 2 मिनट के अंदर अपनी पोस्ट के ऊपर रह जाता, सस्पेंड कर दिया जाता वो सीधा। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक बहुत गंदी और नीच राजनीति का शिकार है। आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इसके बदौलत रियल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की है और वो दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार अपना काम कर सके। अभी मेरे भाई सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से इस पूरी स्कीम के बारे में बताया। मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख कंज्यूमर है मोटा मोटा। इन 27 लाख में से लगभग 10.5 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं, यानी कि 40% कंज्यूमर्स ऑफ दिल्ली वो ऐसे हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे। वो बिल क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनके बिल बढ़ चढ़ के आए हैं और उनके बिल सही नहीं है, इसलिए वो अपने बिल नहीं भर रहे। ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है। 40% दिल्ली के लोग, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, अगर बिल नहीं भर रहे तो इसकी किसी भी जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके बारे में कोई पॉलिसी डिसीजन लेके आए। तो एक तरफ सारे कंज्यूमर्स दुखी हैं, कंज्यूमर चक्कर पे चक्कर लगाते हैं अपने बिल ठीक कराने के लिए, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, दलालों के चक्कर लगा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, हर किस्म का गलत काम चल रहा है इस वजह से कि इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे बिल गलत हैं। ये बिल गलत क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बिल गलत आने का, ये कोविड के दौरान जब बहुत महीनों तक मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं गए, कई महीनों तक बिल जनरेट नहीं हुए, कईयों के बिल जनरेट हुए तो एवरेज के ऊपर जनरेट कर दिए गए, किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई। कोविड के दौरान इतने लार्ज स्केल के ऊपर प्रॉब्लम हुई कि आज 40% दिल्ली जो है वो गलत बिलों, इन्फ्लेटेड बिल्स का शिकार है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम जनता की भलाई देखते हैं। जैसा अभी और भी कईयों ने बताया कि रोज अगर आप एमएलए दफ्तर में बैठे तो सुबह से शाम तक बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इन लोगों ने आज तक ऐसे जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जनता की समस्याओं पे खुशी मनाई, इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2, 3 साल, 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भाई जिसकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा, ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये भी, इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है,
जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहां हो सकती है? इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं। जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000 जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार रिइंबर्स करती है सारी सब्सिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये। जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं बिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो जरा, सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1-2 सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसलिए ये इतना लड़ रहे हैं। सर्विसेज करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं ये? नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं,
दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट के लिए कर रहे हो, और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है। यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया। मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एलजी साहब, एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भाई ये स्कीम पास करनी है, शाम तक स्कीम पास हो जाएगी, इतना ही है बस, 3 घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, 3 घंटे का है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के सारे सदन की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से मेरा निवेदन है, एलजी साहब इस स्कीम को आप अफसरों को फोन कर दो और वो कर दें। और अगर आपके फोन के बावजूद नहीं करें तो एलजी साहब के पास पावर है इनको सस्पेंड करने की, हमारे पास तो नहीं है। तो इन अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए, अगर उसके बावजूद भी ये लोग ना करें। यहां जितने आप लोग बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, जितने एमएलए बैठे हैं, इन 10.5 लाख परिवारों के घर घर जाना, एक एक के घर जाना आप लोग, और घर घर जाके जनता से कहना कि आपका बिल गलत आया है जी। वो कहेगा हाँ जी आया। बोलो जी ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, पर चिंता मत करो, आपका बेटा लगा हुआ है, आपका बेटा आपका बिल ठीक करा के छोड़ेगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जल बोर्ड के चक्कर काटना बंद कर दो, केजरीवाल है, आपका बेटा है आपके साथ। घर घर जाना और घर घर जाके इसको करा के आना। और अगर इन्होंने नहीं किया, विदुड़ी साहब, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके ऊपर। हमें आंदोलन तो करना आता है, आंदोलन से ही निकले हुए लोग हैं। फिर दिल्ली में आंदोलन होगा, करना तो पड़ेगा। सीधी उंगली से कर दो, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। अभी बिदुरी साहब ने कहा कि जनता को ये पसंद नहीं है कि हम कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं कर रहे। हम जनता जानती है ये गंदे लोग काम नहीं करने दे रहे, लेकिन केजरीवाल उनका बेटा फिर भी सारे काम करा लेता है। आपने मोहल्ला क्लिनिक रुकने दिए हमने, आपने सीसीटीवी कैमरे रोके, एलजी के घर, उनके वेटिंग रूम के अंदर 10 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पे धरना, उसके कमरे के अंदर धरना देके आया था। सीसीटीवी कैमरे तब पास हुए थे। आपने पिछले साल दवाइयां रोकी, हमने फिर चालू कराई। आपने फरिश्ते स्कीम रोकी, हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फरिश्ते स्कीम पास करा के लाए। आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, 6 महीने आपने जल बोर्ड का पैसा रोका, हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के ले आए, जल बोर्ड का पैसा मिलेगा। आप काम रोकते रहो, हम काम कराते रहेंगे। जहां डीटीसी पेंशन आपने रोकी, हमने डीटीसी पेंशन भी दिलवा दी सबको। किसी को मारने वाले से उसकी जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं आज इस हाउस के माध्यम से 2 चीजें, एक तो एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के पूरी विनती के साथ, और दूसरा मैं बीजेपी को जिम्मेदारी देना चाहता हूं, अगर सारा हाउस इसके लिए मंजूर है, कि बीजेपी इसकी जिम्मेदारी ले कि वो एलजी साहब से कह के इस स्कीम को पास करा के लाए। क्योंकि आप भी कह रहे हो कि ये स्कीम अच्छी है, पूरे हाउस का
इस पे सहमति है कि ये स्कीम अच्छी है, होनी चाहिए, 10.5 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेके इसको करा के लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब श्री राजेंद्र पाल गौतम माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाथ खड़ा करें। जो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जो इसके विरोध में है, कोई नहीं। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 20 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लंच तैयार है, माननीय सदस्य लंच लेके जाएं।